हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये ग्रेड 11th का टॉपिक है। नीट और जेई में अच्छे खासे सवाल है इसके, और जो 11th पढ़ रहे हैं उनको भी ये टॉपिक आना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में वो हल्का फुल्का इस टॉपिक के बारे में है, इस चैप्टर के बारे में है कि मेनली इस चैप्टर में है क्या, कैसे सवाल बन सकते हैं और हम कैसे उसे करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले जो इस चैप्टर में है, जो सबसे पहला फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए वो फॉर्मूला शुरू करता है ये चैप्टर E बराबर एच न्यू से। ये हम सबको पता होना चाहिए बच्चों। ये चैप्टर जो की जब शुरुआत होगी तो चैप्टर शुरू होगा E बराबर एच न्यू से, और ये सबसे पहला फॉर्मूला जो आप सबको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को समझें कि इस चैप्टर में E का मतलब क्या है, तो ये जो E है बच्चे, ये बात करती है एनर्जी के बारे में, और ये H बात करेगा बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये जो न्यू है ये आपका है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। तो हम कहते हैं E बराबर एच न्यू, तो H की वैल्यू हम सबको आनी चाहिए, होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। मैं बहुत हल्का डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये पार्ट 1 है इस स्ट्रक्चर का, इस चैप्टर का, तो आप समझिएगा प्लीज। तो ये पहला फॉर्मूला था आपके लिए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि न्यू बराबर फर्दर होता है C बाय लैम्डा। तो लैम्डा यहां पर क्या होगा बच्चे? वेवलेंथ। और C क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू आप सबको आनी चाहिए। तो अगर इस चैप्टर के अंदर जाएं तो एक शब्द आता है फोटोन, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से शब्द बनेगा ये फोटोन। तो ये जो फोटोन है, अब इसके ऊपर आपको क्या फॉर्मूला बन सकता है आपको आना चाहिए। तो देखो, जैसे अभी आपने पढ़ा था E बराबर एच न्यू, तो अगर मान लो कभी आपसे बच्चे बोल दे कि आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा जब भी आपको पेपर में सवाल मिलता है, अगर कभी आपसे कहता है कि आपको नंबर ऑफ फोटोन के बारे में निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे से पुट करेंगे कुछ ऐसे, E बराबर एन एच न्यू। तो ये जो आपका N है बच्चे, ये क्या कहलाएगा? आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आपको ये आना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक जो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रखता है वो है, बहुत इजी सा टॉपिक है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये जो टॉपिक है ये पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है बच्चों? तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, आइसो मतलब होता है सिमिलर और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब वो केटायन भी हो सकता है, वो अनायन भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको देता है यहाँ पे Na+, या आपको देता है बच्चे N3-, या आपको देता है बच्चे लेट्स सपोज Mg2+, या आपको देता है बच्चे नियॉन। अगर आप ध्यान से चेक करो तो आप पाओगे कि इन सब के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 आ रहे हैं। मतलब ये सब के सब आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो जैसे मान लो अगर कल को आपको कोई सवाल मिले, मैं आपको सवाल के फॉर्म में देता हूं बच्चे, तो आप समझना कि सवाल आपको किस तरीके से मिल सकता है और आपको कैसा आना चाहिए। तो सवाल कहता है बच्चों कि आपको बताना है द स्पीशीज which is not isoelectronic with, यहां पे लिखा है बच्चे with CO। और देखो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए Cn-, दूसरा ऑप्शन है बच्चे आपके लिए आप कह सकते हो NO+, तीसरा ऑप्शन बच्चे आपको दिया है यहाँ पे O2+, और चौथा ऑप्शन है बच्चे आपको यहाँ पे C2-। तो आप अपने आप निकाल सकते हो कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। देखो तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से सोचो तो CO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं भाई? देखो, कार्बन के 6 और O के हो गए 8, कितने हो गए टोटल? 14। तो आप देख लो किसमें 14 नहीं हो रहे होंगे, वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं होगा। तो आप देखो, इसका हो गया 6 और इसका हो गया जी 7, और इसमें एक ऐड कर दो, तो ये 7 और 6 13 और एक 14, ये तो 14 हो गया बेटा। इसका देखो, इसका हो गया 8, इसका हो गया 7, 15, एक घटा दो क्योंकि प्लस को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते। कितना हो गया? ये भी 14 हो गया जी।
अच्छा इसको देख लो, O में होता है 8, 2 O है मतलब 16, 16 में से 2 घटा दो कितने हो गए बच्चे 14, तो ये भी है। तो ऑब्वियस सी बात है अब यही फंसना चाहिए। आप देख भी सकते हो कि एक कार्बन में 6 तो 2 कार्बन में हो गए 12, तो 12 में से आप क्या करोगे, एक ऐड कर दो, कितने हो गए जी 13। तो मतलब यहां पर देखो आप समझ गए कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा है और कौन सा बच्चों इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चे। तो आगे आप सबको ध्यान रखना है, इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फॉर्मूला है, वो है रेडियस का, कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ये नील बोर साहब ने दिया था, एक हल्का सा ब्रीफ आपको दे रहा हूं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529 इनटू ये हो गया आपका n स्क्वायर और ये हो गया बच्चे आपका z। और ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है। अब यहां पर बच्चों ये जो n है ये तो आपका हो गया शेल नंबर, और ये जो z है बच्चे ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो अगर कल को मान लो हीलियम की बात करेगा तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की बात करेगा तो z की वैल्यू आप समझ सकते हो 1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक सवाल है बच्चे कि द रेडियाई of second orbit of He plus is। अब देखो आप पहली बात तो ये समझना कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो टॉपिक है, ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए है। तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिनके पास बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हो अगर मैं He प्लस की बात कर रहा हूं तो He में तो वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, बट अगर मैंने बोला आपसे He प्लस तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1। तो इसका मतलब है आपको रेडियस निकालना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस का। हाँ तो ये He प्लस में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। तो देखो बच्चे आपने करना क्या होगा, Z की जगह पे यहां 2 पुट कर देना, और सेकेंड ऑर्बिट पूछा है, सेकेंड शेल पूछा है, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे आप 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल तरीका था बच्चे रेडियस को निकालने का। आगे चलते हैं बच्चे। फिर कहता है तो एनर्जी आई होप आप सबको आती है, और मैंने आपको एक बात और बताई थी अगर आपको याद हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर आपसे कभी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होती है ना, अगर वहां पे हम चले गए तो ये एनर्जी कहां मिलेगी, ये मिलेगी एनर्जी एट द इंफिनिटी, है ना, कितनी हो जाती है 0। तो अगर n बराबर इंफिनिटी है तो सॉरी अगर n बराबर इंफिनिटी है तो वहां पे हमें एनर्जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। कहां पे, एट n बराबर इंफिनिटी। बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहता है, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ये सवाल कहता है कि आपको हाइड्रोजन एटम दिया है। ये अपने आप में बहुत प्यारा सवाल है, ये सबको आना चाहिए। बस मैं जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं, तो समझिएगा। आपको हाइड्रोजन एटम दिया है और आपसे कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स of hydrogen atom will be, ये समझ। तो आप सबको क्या समझ में आना चाहिए बच्चों, देखो अब हाइड्रोजन एटम की अगर इंक्रीजिंग एनर्जी की बात करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में हम n+l रूल नहीं लगाते, यहां हम क्या लगाएंगे, ओनली n रूल। क्योंकि भाई आप सबको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, आप बस n चेक करो। तो देखो यहाँ पे अगर कल को मान लो आपको सवाल ऐसे दे दे, लेट्स सपोज, बड़ा अच्छा सवाल बेटा ये, कल को मान लो अगर आपको ऐसे बोलता है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4s देन 3d और देन 4p, देन आपको गिवन है 5s और देन आपको गिवन है 4d, ये पहला ऑप्शन है। और मान लो आपको दूसरा ऑप्शन गिवन है बच्चे 3d देन 4s देन 4p देन आपका 4d और देन आपका 5s, और आपको तीसरा ऑप्शन है गिवन है बच्चे 3d देन 4s देन 4p देन 4d एंड देन 5s, और आपको चौथा ऑप्शन गिवन है बच्चे 3d देन 4s बराबर 5s
then 4p and at last 4d. अब आपको मान लो ये सवाल था कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। तो आप जरा इसको समझिए, यहां पर मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आपको हाइड्रोजन का केस बोलेगा तो आप n+l नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे, बस n को देखेंगे बच्चे, ठीक है। तो देखो अगर हम ध्यान से समझे तो इसका मतलब है कि 4s के बाद ये 3d को भर रहा है, फिर 4p को भर रहा है, फिर 5s को भर रहा है और फिर 4d को भर रहा है। तो अगर आप समझे तो देखो ये n+l के हिसाब से चल रहा है। मैंने आपसे कहा कि आपको n+l फॉलो नहीं करना, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में सिर्फ n दिखना है। तो देखिए 3d जो है, जो थर्ड शेल है, ऑब्वियस सी बात है वो फोर्थ से छोटी मानी जाएगी उसका एनर्जी लेवल, और जितने भी फोर्थ के चीजें हैं वो सब के सब का एनर्जी लेवल क्या माना जाएगा, सेम। तो देखो यहाँ पे ये सबको सेम मान रहा है क्योंकि हम एल को ओबे नहीं कर रहे हैं। अगर हम एल को ओबे करते फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि 4s को पहले 3d से भरते हम, बट देखो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के केस में बच्चे n+l ओबे नहीं करना है, आपको सिर्फ ओबे करना है n को। तो देखो इसका मतलब है भाई जिसका शेल पहले आ गया उसकी एनर्जी लेवल कम, तो थर्ड की कम है। फिर ये फोर्थ जो शेल है इसमें 4s 4p 4d ये तीनों को बराबर कर रहा है क्योंकि ये n+l को ओबे नहीं करता। और उसके बाद देखो 5s बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये वाला माना जाएगा। दिस विल बी करेक्ट आंसर बच्चे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल सब ध्यान रखेंगे इसको। फिर कहता है कि अगर आपसे कभी मान लो पूछ दे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किससे पूछ रहा है जी, प्रेजेंट इन orbitals having n+l equals to 4 फॉर क्रोमियम। मान लो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स हैविंग n+l equals to 4 फॉर क्रोमियम विल बी। तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, देखो आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे 1, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 6। तो देखो आप ये समझो कि क्रोमियम, अगर आपको याद है एटॉमिक नंबर 24, और मैंने कई बार आपको बताया है कि क्रोमियम बच्चों एक एक्सेप्शन केस होता है, ये होता है 4s1 और आएगा फर्दर यहाँ पे 3d5, है ना, ये आता है क्रोमियम का केस, ठीक है, हम सबको याद होना चाहिए। कॉपर और क्रोमियम का बच्चों एक्सेप्शन होता है, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला केस है। तो कहता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स हैविंग n+l equals to 4 फॉर क्रोमियम विल बी, ठीक है। अब देखो n+l 4 किसके लिए आएगा, तो अगर आप ध्यान से समझो, एक तो ये आ सकता है n+l बराबर 4 आपका 4s के लिए, और 4s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और दूसरा ये n+l बराबर 4 आ सकता है आपके लिए 3p के लिए। तो 3p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम p में कितने जाएंगे, 6, तो 6p के हो गए और एक s का हो गया, तो आंसर क्या है अपना सेकंड। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को बच्चों आपने सोचना है, ठीक है। फिर कहता है आपसे, आपको एक और फॉर्मूला आना चाहिए। अब ये सब क्वांटम नंबर के ऊपर थे, अच्छे सवाल बनते हैं। तो सवाल कहता है बच्चे द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है √L l+1 h/2π। The orbital angular momentum is given by √L l+1 h/2π। तो अगर कल को मान लो आपसे पूछ दे द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 4s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो भैया हम सबको पता है कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4s के लिए कितना आ जाएगा, 0। भाई l की वैल्यू 0 पुट कर दो, बात खत्म। तो हम सबको आना चाहिए बच्चों कि अगर हमारे पास s है तो l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, ये सबको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर कहता है मान लो आपसे अगर कभी पूछे कि अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना हो, तो मैंने आप सबको बता के रखा हुआ है कि s में 2 होंगे, p में 3 डब्बे होते हैं तो 6 होंगे,
डी में 5 डब्बे हैं तो 10 हैं, और एफ में 7 डब्बे हैं तो 14। ये क्या है जी? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत हल्की सी डिस्कशन कर रहा हूं, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने चैप्टर थोड़ा बहुत बच्चों पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहेगा बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू विच आयन। देखो आपको ऑप्शन भी देता है, तो जैसे मान लो आपको पता है कि नील बोर साहब ने जो अपना बोर मॉडल का डिस्कवरी दिया था वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो सवाल हमसे क्या पूछा कि बोर मॉडल जो है वो किस पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो देखो बच्चे, आपको ऑप्शन देता है पहला H+, दूसरा आपसे कहता है He+, तीसरा आपसे कहता है Li+, और चौथा आपसे कहता है Na+। भाई हमने पढ़ा H लाइक पार्टिकल का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो देखो बोर लाइक मॉडल या बोर मॉडल किसके लिए वैलिड होगा? जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां तो 0 हो गया। यहां देखो यहां 1 है क्योंकि He का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1 निकाल दिया तो 1 आ गया। यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे लिथियम में, 1 निकाला तो 2 आया, तो इसके लिए नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, सोडियम के लिए भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ रहे बच्चे। फिर आगे कहता है, तो ध्यान रहे सबको कि कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछता है रेडियल लोड और प्लानर नोड क्या होते हैं, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि नोड ऐसी जगह होती है ऑर्बिटल्स में जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और इसको हम सिग्निफाई करते हैं या बताते हैं साई² बराबर 0 से। तो बच्चों रेडियल नोड का आप सबको फॉर्मूला आना चाहिए n-l-1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एज़िमुथल क्वांटम नंबर। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होगा, एंगुलर नोड इक्वल्स टू होता है l। तो आपको सवाल दिया रहेगा, मान लो 3p 4s 4p जो भी दिया रहेगा आप कर सकते हो। ध्यान रहे सबको, डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चों? सेम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था जो आपको आना चाहिए। ठीक, आपको पढ़ लेना। यहाँ पे एक सवाल आपको और बताऊंगा कि रदरफोर्ड के हिसाब से रेडियस ऑफ एटम था 10⁻⁻10 मीटर। ये सब लोग रट लेंगे। रदरफोर्ड के हिसाब से रेडियस ऑफ एटम इज इतना, रदरफोर्ड के हिसाब से। ठीक है बच्चे, सबको आना चाहिए। तो हल्की सी डिस्कशन थी, आई होप आप सब समझ गए होंगे। जाते जाते एक और चीज बताऊंगा आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। ये सब ध्यान रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताएगा बच्चे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब बताते हैं वेव नेचर को। ठीक है, तो यहीं तक, बाकी मिलते हैं। ये पार्ट 1 था, हल्का सा था बस।